नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी पे। दोस्तों, मैं आज बहुत ही ख़ास स्पेशल जातक कथा मैं लेकर आया हूँ। ये वो जातक कथा है जिस पर जितना भी ब्राह्मणवादी ग्रुप है या जो दूसरे धर्मों के लोग हैं, वो बड़ा आक्षेप लगाते हैं। वो बोलते हैं कि बुद्ध तो बड़ी स्त्रियों की निंदा किए हुए हैं और तमाम तरह के फालतू और फलीदे वाली बातें करते हैं, इसी जातक कथा को दिखाकर। तो आज हम ये सारा भ्रम तोड़ देंगे और ये जातक कथा जिस तरह से लिखी गई है, जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं, उसको दरअसल लोग देखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और जिसको जो समझ में आता है, हाथी की पूँछ पकड़ में आ गई, तो पूँछ की ही तरह हाथी की व्याख्या कर दी है। पैर पकड़ में आया, तो पैर की तरह ही व्याख्या कर दी है। सूंड पकड़ में आया, तो सूंड की तरह ही व्याख्या कर दी है। यही हाल अब तक सब लोग करते आए हैं। तो इसीलिए अगर आपको इसे ढंग से जानना है, बुद्धिज़्म बुद्धा की जो टीचिंग है, बुद्धिज़्म में जो भिक्षु लोग हैं वो अपनी जो टीचिंग बता रहे हैं उनको जानना है, तो आपको पूरा उसका परिप्रेक्ष्य समझना होगा, हर एक केसेस को स्टडी करना होगा और तब आप उनकी टीचिंग्स को अच्छे से समझ पाएँगे। तो ये जो जातक कथा है, असातमंत जातक, सात मतलब होता है सुख, असात मतलब असुख। यानी कि जहाँ पे आपको सुख नहीं मिल रहा है, वो मंत्र की जातक कथा है। अब इसमें क्या होता है? चलिए इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो डिबेट करने आते हैं, वो जो भी बोलते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये जो असातमन जातक कथा है, ये बेसिकली क्या डील करती है? इसमें दिखाया गया है स्त्रियों के बारे में। स्त्रियों की पूरी कहानी ली गई है और ये कहानी कहीं न कहीं शुरू होती है एक माँ से। एक माँ जो अपने बच्चे को स्त्रियों से दूर रखना चाहती है और उसके लिए ये कहानी बनाई गई है। पर इसको जिस तरह से पेश किया जाता है, उसको बुद्ध वचन की तरह से पेश किया जाता है। पर आज जब आप ये कहानी को अच्छे से समझ जाएँगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ें हैं। अब मैं यहाँ पे ये जो कहानी है इसको शुरू करने से पहले एक और बात मैं आप लोगों को ज़रूरी बात बता देता हूँ। बुद्धिज़्म में जो जातक कथाएँ हैं वो 500 से ज़्यादा हैं। आप ये समझिए कि 3000 भी हैं छोटे-मोटे सब मिला-विला के। तो इन जातक कथाओं में जो थीम है हर एक जातक कथा एक केस को डील करती है। एक परिस्थिति, एक केस और उस केस में जो नायक है, उन परिस्थितियों को कैसे डील करता है या कैसे डील करेगा या वो जातक कथा का थीम क्या है, क्या वो बताना चाहती है, सबका अपना एक अलग उद्देश्य है। इन बहुत सारे जातक कथाओं में पुरुषों पर ज़्यादातर जातक कथाओं में पुरुषों को ही विलेन दिखाया गया है। पर कुछ जातक कथाएँ हैं जिसमें महिलाओं को भी लिया गया है और महिला से रिलेटेड भी बातें रखी गई हैं। तो इसीलिए जिन जातक कथाओं में महिलाओं से रिलेटेड है, वहाँ पे आप ये ना समझें कि ये किसी महिला विरोधी है या महिला विरोध के कारण से लिखी गई है, ऐसा नहीं है। आप उस पूरे केस स्टडी को समझिए, उस वातावरण को समझिए, उस पर्यावरण को, उस समय का जो एनवायरनमेंट था, उसको समझिए, फिर ये सारी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। तो अब इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि जो जातक कथाएँ हैं, उसको बुद्ध से जोड़ने के लिए एक प्रसंग दिखाया जाता है। एक्चुअल में जो जातक कथा होती है, वो अतीत जातक कथा होती है। लेकिन इसको शुरुआत की जाती है बुद्ध से ताकि इसको ये दिखाया जा सके, वैलिडिटी दिखाया जा सके। तो इसमें पहले इसको शुरू करने से पहले कुछ केसेस भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे अभी आपने देखा होगा कि आपने ऐसा तो देखा होगा कि महिलाओं का पत्नियों की हत्या पुरुषों ने खूब की है, भयंकर, अनगिनत है, रिकॉर्ड तक नहीं है इतने ज़्यादा। जला दी जाती थी बहुएँ, मार दी जाती थी, कभी दहेज के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी बच्चा नहीं हो रहा है, तो कभी लगातार बच्ची ही हो रही है, तो कभी संतान नहीं हो रही है। पता नहीं कितने अत्याचार और ज़ुल्म किए गए। लेकिन कुछ ऐसी भी घटनाएँ आती हैं जिसमें महिलाएँ जो हैं, उन्होंने अपने पतियों को हत्याएँ कर दी। उन्होंने इस चीज़ को लिया। इनकी संख्या कम है, लिमिटेड है,
लेकिन ऐसा भी हुआ है। तो ये ना सोचें कि सिर्फ़ महिलाएँ ऐसा करती हैं या महिलाएँ का चरित्र जो है बड़ा खराब है, ये महिला ऐसे धोखा दे देती है। जैसे एक ही केस को ले लीजिए, मेरठ नीला ड्रम कांड। इसमें ये जो महिला है, वो इसका जो पति है, वो अपने प्रेमी के साथ मिलके अपने पति की हत्या कर देती है। आप नीला ड्रम सुने ही होंगे, किस तरह से ये घटना आई थी। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिर्फ़ मैं क्योंकि आज का जो टॉपिक है महिला से, इसीलिए ये चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये भी बात आती है कि पहले से भी लव था, प्यार था और प्यार लव होने के बाद से फिर से प्यार हो गया किसी और से और पति की हत्या हो रही है। अब ये जो आपने सुना होगा पहला प्यार, पहली बार देखा प्यार, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक सर्वे हुआ था अभी कुछ समय पहले ही, जिसमें देश-विदेश में बहुत सारे लोगों से जब लिया गया तो ज़्यादातर लोगों ने स्वीकार किया कि एक बार नहीं, सच्चा प्यार 2-2 बार हो जाता है। कुछ लोगों ने कहा 3-3 बार हो जाता है भाई साहब। और कुछ लोगों ने कहा उससे भी ज़्यादा प्यार हो सकता है, जीवन साथी कहीं मिल सकता है। ये बहुत लोगों की अपनी विचारधारा है, हम लोग उसमें कुछ कर नहीं सकते भाई। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये आपको एक केसेस मिलता है। दूसरा केस, ये बड़ा चर्चित केस रहा था, सूर्यवंशी केस, जिसमें आपने देखा कि हनीमून में जाते हैं और उसके जो अपने पूर्व प्रेमी या जो भी बताया जा रहा है वो उसकी हत्या कर देते हैं। और सोनम केस जो है, रघुवंशी केस जो है, हनीमून मेघालय पे गया था, वहाँ हत्या कर दी जाती है और ये सब इससे पहले से संलिप्त हैं। ये केसेस आया था। फिर इसके बाद से आपने ये देखा था, मुस्कान रस्तोगी केस देखा था मेरठ में, किस तरह से ये अपने प्रेमी के साथ मिलके अपने पति की हत्या कर देती है। यानी इन ये सारे केसेस को आपको जब दिखाया जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा, महिलाएँ तो बड़ी खतरनाक होती हैं। ये तो देखो पति है, फिर इनका एक प्रेमी भी निकल गया, इनके कैरेक्टर पे भाई डाउट है। इस तरह का आपके माइंड में आ सकता है, पर ये कुछ चुनिंदा ही केसेस हैं। इससे हज़ारों, लाखों गुना ज़्यादा, करोड़ों गुना ज़्यादा भरे पड़े हुए हैं, जहाँ मर्दों ने एक बीवी के रहते-रहते कई-कई जगह मुँह मारे हैं और उनकी हत्याएँ की हुई हैं। ऐसे केसेस भरे पड़े हुए हैं। ये मैं सिर्फ़ आपको कुछ केसेस दिखा रहा हूँ क्योंकि प्रसंगवश है, तो यहाँ पे आप ये केस देख पा रहे हैं। और यहाँ भी अवैध संबंध या जो भी हो जिसके कारण से पति की हत्या कर दी जाती है। ख़ास बात क्या है कि महिला इस चीज़ के लिए तैयार हो रही है। ये सोनल मेहता केस भी था जयपुर में, यहाँ पे भी आप देखें, पत्नी जो है प्रेमी के साथ मिलकर और पति को हत्या कराई जाती है। अच्छा, ये सब में ये सोनम वाला भी केस साइड में पिक्चर आ जा रहा है। फिर ये कविता यादव केस था 2022 गुरुग्राम में, यहाँ भी प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी जाती है। और फिर से ये रेणु के साहू केस था और इसमें भी महिला जो है प्रेम के कारण पति को मरवा देती है। और भी तमाम तरह के केसेस आए हैं जहाँ पे जो महिलाएँ जो हैं अपने बच्चों को मार देती है, बच्चियों को मार देती है, काट देती है, बाल-बच्चों को छोड़-छाड़ कर और किसी नए के साथ फरार हो गई हैं, ऐसे भी का केसेस आए हैं। क्या ये केसेस नए हैं? क्या ये केसेस नए हैं? नहीं, ऐसे केसेस पहले भी थे। और इस तरह के केसेस हमेशा रहे हैं, क्योंकि समाज में अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ़ पुरुष ही हत्यारा है, कातिल है और जुर्म करता है, तो कहीं न कहीं अगर वो लाख गुना करता है, तो कुछ सैकड़ों गुना महिलाओं के भी केसेस मिलते हैं। ये समाज की हकीकत है। लेकिन इसके लिए कुछ केसेस को उठाकर महिला को दोष देना ये सही नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं मूल प्रसंग पे कि ये जो प्रसंग है जातक कथा में, ये भी प्रसंग उसी तरह से दिखाया गया है कि इतनी सारी कथाएँ बनी हैं। पर क्या कथा हो किसी कथा में जब एक महिला के बारे में दिखाया जाए कि महिलाएँ जो हैं उसका चरित्र खराब हो सकता है। इस प्रसंग ऐसे केसेस को भी हैंडल किया है जातक कथा में और ये प्रसंग उस तरह से है। अच्छा, ये प्रसंग लाया क्यों गया? तो लाने के लिए इसमें जो कथानक बनाया गया है, वो कथानक कुछ इस तरह से बनाया गया है कि जेतवन में शास्ता जो हैं बैठे हुए हैं और वहाँ पे एक भिक्षु को लाया जाता है। तो ये जो भिक्षु है, उसके माइंड में भिक्षु तो बन गया था, घर से कूद-काद के फांद के चला आया था कि हाँ भाई, हम तो भिक्षु बनेंगे, नाम कमाएँगे, यश कमाएँगे, हमारा भी बड़ा नाम होगा। लेकिन जब यहाँ पे आता है, तो आने के बाद से उसका माइंड में अब महिलाओं का ख्याल आ रहा है, लड़कियों का ख्याल आ रहा है। अब वो आसक्त है।
कुछ इस तरह का प्रसंग है। इसकी डिटेलिंग्स आगे हम जब जाएँगे कुछ अन्य जातकों में सेम डिटेलिंग्स होती हैं पूर्व की कथानक की। एक्चुअल कथा अतीत कथा होती है। ये सिर्फ़ प्रसंगवश जोड़ दिया जाता है कि क्या शिक्षा देने के लिए तथागत से रिलेट करने के लिए। तो तथागत इससे पूछते हैं कि भई स्त्रियों में मतलब क्या आसक्ति है? क्या ये चीज़ें हैं? और इस पर अब जातक कथा बनाई जाती है कि ये जो आसक्ति है महिलाओं पे, भिक्षु लोग क्या करते हैं तथागत के नाम पर पूरी एक जातक कथा बना देते हैं कि अगर कोई महिलाओं में आसक्त हो रहा है, तो तुम ये जान लो कि तुम भिक्षु बनने आए हो और भिक्षु बनने के बाद से भी अगर तुम फिर से आसक्त हो रहे हो, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। ये उसी तरह से है जैसे कि कोई किसी को गलत आदत पड़ गई है, गलत व्यसन में नशा लेने करने लगा है, ड्रग्स लेने लगा है और घर परिवार वाले को लगता है इस परिस्थिति में कि ये चीज़ सही नहीं है, तो वो उसको समझाते हैं कि वो बहुत गलत चीज़ है। उसके ये साइड इफ़ेक्ट हैं, उसके वो साइड इफ़ेक्ट हैं। यहाँ जो प्रसंग है कि इनको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और ब्रह्मचर्य के पालन के लिए इनके लिए साइड इफ़ेक्ट ब्रह्मचर्य तोड़ने के लिए साइड इफ़ेक्ट जो है, वो एक महिला में आ सकती है। फिर वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं ब्रह्मचर्य में, या तो गृहस्थ बन जाए। यहाँ पे फिर क्या काम है कि ब्रह्मचारी रह रहे हो, अब माइंड में ये ख़्याल आ रहा है। तो उसके लिए वो चीज़ बताई जा रही है कि उसमें क्या चीज़ें खराबी हो सकती हैं। इस प्रसंग से इसको स्टार्ट किया गया है। तो जो अतीत कथा शुरू होती है, उसमें दिखाया जाता है कि एक बमन थे, विद्वान थे, तो उनका ब्रह्मदत्त का आप जानते हैं बनारस के राजा ब्रह्मदत्त पे ही सारी कहानी शुरू होती है। तो उन्हीं के समय में एक बोधिसत्व जन्म लेते हैं और किस कुल में जन्म लेते हैं, तो वो जन्म लेते हैं एक विद्वान कुल में, बमन कुल में जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद से उनको उनके घर में उनके माता-पिता आग की अग्नि जला देते हैं। दीप प्रज्वलित करते हैं कि मेरा बच्चा जो है जन्म लिया है, तो ये दीप प्रज्वलित। अब वो लड़का 16 साल का हो जाता है और दीप जलते रहता है। आज देखेंगे आप भारत में आज भी बहुत सारे जगहों पे दीप 24/7 जलते रहता है। बहुत सारे लोग घी डाल देंगे, घी से दिए जलाते रहेंगे। बहुत सारे लोग घी जाके डोनेट भी करते रहते हैं। आप देखिएगा दिल्ली में जो गांधी का वो है, वहाँ पे हमेशा लौ जल रहा है, जलते जल रहा है। तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं, तो ये आज की परंपरा नहीं है, ये पहले से भारत में चली आ रही परंपरा है। तो एक दीप प्रज्वलित की जाती है, जो कि अगले 16 साल तक जलते रहती है, जब तक वो बच्चा बड़ा हो जाता है। अब ये जो बच्चा है, जब 16 साल का हो जाता है, तो जिस कुल में जन्म लिया था, उस कुल के लोग पढ़ाई-लिखाई का काम करते थे, विद्वता थी। तो ये क्या करते हैं कि कहते हैं कि मेरा बच्चा जो है, इसके पास 2 ही ऑप्शंस हैं। जैसे तथागत भी जब जन्म लिए थे, तो उनको 2 ही बात तो कही गई थी कि या तो ये गृहस्थ बन जाए, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, गृहस्थ बन के रहेगा और या फिर ये जंगल में जाएगा और ये श्रमण एक अच्छा श्रमण बनेगा। तो ठीक है, ऐसा ही इनकी से जो बोधिसत्व जन्म लेते हैं, इनके साथ भी ऐसा ही होता है कि भई इनके पास 2 ही ऑप्शन है। इसके माता-पिता जब 16 साल का हो जाता है, तो उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो तुम गृहस्थ बन के रह जाओ और या फिर तुम चले जाओ, ये जो अग्नि हम लोगों ने प्रज्वलित की है, इसी अग्नि को ले जाओ, जंगल में जाओ और तुम अ, पराजित हो जाओ और नहीं तो फिर दूसरा तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम तक्षशिला जाओ और तक्षशिला जाकर अध्ययन करो, गृहस्थ जीवन जियो। तो ये जो लड़का है, ये लड़का अपने स्वीकारता है कि क्या हम जंगल में जाएँगे, अग्नि जाएँगे और अग्नि वो करेंगे, इसमें उसमें हम तप साधना में लगेंगे, तपस्या करेंगे, समण लोगों के साथ बैठ के समय गुज़ारेंगे। नहीं, नहीं, हम पढ़ाई-लिखाई करेंगे। हम तो चले भिक्षु बनने। अब उस समय पूर्व बुद्धों की सभ्यता थी, तो तक्षशिला में जो बुद्धिज़्म की जो सभ्यता चली आ रही थी, पूर्व बुद्ध की, वो लोग पढ़ाते-लिखाते थे। तो ये क्या करता है, वहाँ पे तक्षशिला में जाता है। दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शंस चूज़ करता है कि हम तो जा रहे हैं पढ़ाई-लिखाई करने। ये तक्षशिला जाता है।
तो तक्षशिला जब जाता है तो वहाँ पे जाके खूब मन लगा के पढ़ाई करता है और वहाँ की जितनी भी शिल्प विद्या है, वो सारी शिल्प विद्या सीख लेता है। जब शिल्प विद्या सीख लेता है तो सीख लेने के बाद से अब वहाँ से पूरा ज्ञान-व्यान लेके और पैसे लेके जाता है। 1000 जो उस समय की मुद्रा थी, वो फीस लेके जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि ब्रह्मनिज़्म के जब मनुस्मृति आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पे साफ-साफ एक बात मेंशन है कि जो भी आचार्य पैसा लेके पढ़ाएगा, वो अधर्मी है, वो नहीं है। आप समझें कि वो कोई टीचर-वीचर नहीं है। साफ-साफ मनाही है। इस जातक कथा में किसी को भी कन्फ्यूजन हो तो वो इस बात को समझ जाए कि ये बुद्धिज़्म के में कहीं भी कोई ब्राह्मणी व्यवस्था नहीं है। अनुवादक जब ब्राह्मण लिख देता है तो लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। एक्चुअल में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या बात है कि यहाँ पे यही बात है कि वो पैसे ले जाकर दे रहा है और जबकि इनके ब्राह्मणिकल ग्रंथों में पैसे लेकर पढ़ाने की सख्त मनाही है। बिल्कुल सख्त मनाही है। यहाँ पैसे दे दे रहा है। तो सीधी-सी बात है, बुद्धिज़्म की कहानी है इसीलिए कोई अपना माता-पिता इसमें ना खोजे। अब ये क्या होता है कि वो जाता है और अच्छे से वहाँ पे पढ़ाई करता है, पूरा पढ़ाई-वढ़ाई कर-कुर के घर को लौट आता है। जब घर को लौट आता है तो उसकी जो माता है, माता-पिता वो क्या सोचते हैं कि मेरा बेटा को हमने ऑप्शंस दिया था कि तुम गृहस्थ बनोगे या जंगल जाकर श्मण लोगों के बीच में रहोगे और इसने चूज कर लिया गृहस्थ। देखो पढ़ लिख के भी आ गया। लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये किसी गृहस्थ बन के रहे। ये ना जंगल में जाके ही रहता, प्रोजित हो जाता तो ज़्यादा सही रहता। क्या घर गृहस्थी करेगा ये? अब देखें, ये सोच को देखें उस समय की एक थिंकिंग लेवल को और आज की थिंकिंग लेवल को। उस समय वो क्या चाह रहे हैं कि वो जाकर प्रवचित हो जाए, वो जंगल में जाए और वो बच्चा जो है उसके माइंड में क्या है ना, मैं तो गृहस्थ बन के रहूँगा। समझा ना? गृहस्थ बन के रहूँगा। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। जो मदर होती है उसकी, उसकी जो मम्मी होती है, उसकी माताजी जो होती है, ये बोधिसत्व की, तो वो क्या करती है कि वो समझाती है उसको पूरे कि सारा स्टडी वगैरह तुम करके आए हो, ये विद्या अध्ययन करके आए हो और तुम अ, ये हाँ, समझाती है। फिर वो बोलती है कि देखो गृहस्थ बन के रहोगे, तुम स्त्री के साथ तुम्हारी शादी-विवाह होगी। अब स्त्रियों की वो उसको दोष समझाती है। आज भी आप अगर देखोगे तो जब किसी महिला का लड़का जो है जब प्रेम प्रसंग में होता है तो अपने बेटे को दोष कम और जो लड़की होती है उसको दोष ये लोग ज़्यादा देते हैं। घर में अगर बहू हो तो पति को दोष कम, सास जो है पति को दोष कम और बहू को दोष ज़्यादा दिया जाता है कि सब इसी की गलती है। आज की परंपरा है? नहीं, प्राचीन ही परंपरा है। प्राचीन काल में भी इसमें ये चीज़ दिखाया गया है कि एक महिला जो है कभी महिला की सपोर्टर ना होके वो हमेशा ही उससे जो बच्चे को पैदा की है उसकी सपोर्टर रही है, पुरुषवादी रही है, महिला भी हमेशा पुरुषवादी रही है। यही कारण है कि आप देखें कि जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर और ज्योतिराव फूले जी ने जिस तरह से महिलाओं के लिए काम किया, लेकिन जो जनरल क्लास की महिलाएँ जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ का लुफ़्त ले रही हैं, उनमें से बहुत कम ही, रेयर ही दिखती हैं, जो बाबा साहब और ज्योतिराव फूले जी की सपोर्टर हो। फुल्ली सपोर्टर हों। उल्टे वो उन्हीं लोगों के प्रचार-प्रसार में लीन दिखती हैं, जिन लोगों ने उनके पैरों को जकड़ दिया था, पैरों को काट दिया था, उनको कैद कर दिया था। तो यहाँ पे भी जो महिला है, बोधिसत्व की जो माता है, जो बमनी आप कह सकते हैं, वो प्रॉपर प्रयास कर रही है कि इसको किसी तरह से महिलाओं का दोष दिखा दें। अब यहाँ ध्यान देखिएगा, ये जो पूरा प्रसंग है, इसमें जो दोष दिखाने की बात आ रही है, वो कौन शुरुआत कर रहा है? कोई पुरुष कर रहा है? नहीं। कौन कर रहा है? उसकी माता कह रही हैं। उसकी माता क्योंकि वो उन्होंने झेला है, उन्होंने जो अपना उनका एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने देखा है महिलाओं के बारे में या उनकी जो थिंकिंग लेवल है, थॉट प्रोसेस है, वही प्रोसेस को वो पूरी तरह से बता रही है कि महिलाओं में ये दुर्गुण होता है, वो दुर्गुण होता है, ये होता है और ताकि मेरे बच्चे का मन जो है महिलाओं से विरक्त हो जाए
और वो जाकर गृहस्थ छोड़ दे और जाके वो जंगल में प्रवज्ञा ग्रहण कर ले। तो यहाँ पे अब लड़का जो है वो पूछती है, कहती है कि तूने शिल्प सारे सीखे? तो बोधिसत्व बोलते हैं, हाँ अम्मा सीखा हमने। तो कहती है तूने असात मंत्र सीखे? तो बोधिसत्व बोलते हैं, नहीं अम्मा, ये तो नहीं सीखा मैंने। तो उसकी अम्मा बोलती है कि तू असात मंत्र नहीं सीखा तो क्या सीखा? फिर से जा अपने गुरु के पास और सीख के आ। और मन में क्या सोचती है कि इसका गुरु तो बहुत चतुर चालाक है, वो तो पंडित हैं, पंडित विद्वान को कहा जाता है, तो वो इसको समझा सकेंगे असात मंत्र में कि महिलाओं के बारे में बता सकेंगे दुर्गुणों को, और जिससे ये इनका एम पूरा हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो महिलाओं के प्रति आप देख सकते हैं जो शब्द लोग प्रचारित करते हैं कि महिला विरोधी बुद्ध वचन है, महिला विरोधी, तो असल में यहाँ पे एक महिला का महिला यानी एक सास जो है कि बहू के बारे में जो बातें कर रही हैं वो प्रसंग है, न कि ये प्रसंग है। यहाँ आप इस चीज को समझ सकते हैं। अब इसी चीज को ये एक केस आता है कि ये महिला के माइंड में महिलाओं को लेकर इस तरह के ख्याल क्यों है। इसी केस को इस जातक कथा में हैंडल किया गया है, बताया गया है कि क्या पॉइंट उसकी माता सोच रही थी और वो कौन से पॉइंट्स हैं जो कहीं-कहीं पे, जैसे मैंने अभी कुछ केसेस दिखाए हैं अभी आपको कि कुछ केसेस में महिलाएं भी अ, अपने पतियों की हत्या करती हैं, फिर से उनको प्रेम हो जाता है किसी और से और जिसमें वो अपने पति को भी हत्या कर रही हैं। वो कुछ केसेस थे जिन केसेस को उसकी माता जो है बार-बार अपने बच्चे के माइंड में डालना चाहती थी और वही चीज़ जो है आगे अब कहानी में कथानक में रूप लेगा। तो ये असात, जैसा कि मैंने बताया, सात मतलब सुख होता है, असात मतलब दुःख हो गया। अब ये मंत्र कौन-सा है भाई? दुःख वाला ये कौन-सा मंत्र है जो सीखने की बात कर रही है? तो ये वापस चला जाता है फिर से गुरु के पास। फिर से ये तक्षशिला गंधार पहुँचता है बोधिसत्व और जाके अपने गुरु से मिलते हैं और गुरु से कहते हैं कि गुरुजी एक बात बताओ, आपने तो मुझे सब विद्या सिखाया? कह रहे हैं हाँ, तुमको सारे विद्या सिखाया, सारे शिल्प सिखाए? हाँ, सब सिखाए। लेकिन एक बात बताओ, तुमने मुझे अशांत मंत्र नहीं सिखाया आपने गुरुजी हमको। तो गुरुजी कहते हैं अशांत मंत्र? अब वो जान जाते हैं कि अगर मैं कहूँगा ऐसा कोई मंत्र नहीं होता है, तो ये जो है वो हो जाएगा। इसको लगेगा कि शायद गुरुजी को ही पता नहीं है इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। तो वो समझ जाते हैं, उसकी पूरी भावनाएँ, सारी व्यथा को समझ जाते हैं। और उनको समझ में आ जाते हैं कि एग्ज़ैक्टली क्या प्रॉब्लम है और इसकी माताजी इसको क्या सीखने के लिए हमारे पास समझाने के लिए भेजी हैं। तो अब गुरुजी जो थे वहाँ पे, जो भिक्षु थे जो भी, तो उनके साथ क्या होता है कि उनकी ना एक 120 साल बूढ़ी उनकी एक माताजी रहती हैं। अब उनकी जो 120 साल पुरानी जो माता है, उसको ये बड़ा ध्यान देते थे। उसको हमेशा नहलाते थे, सेवा करते थे, खिलाते थे, पिलाते थे। समझे कि 120 साल मतलब काफ़ी एक लंबी अच्छी-खासी उम्र थी जो गुरु थे उनकी माताजी की। उसकी सेवा-सत्कार किया करते थे। तो वो कहते हैं इससे, अपने जो शिष्य हैं, जो बोधिसत्व हैं, इनसे कहते हैं कि देखो, ये जो हमारी माता है, इनकी मैं हमेशा से सेवा करता हूँ और उन्होंने एक पर्णकुटी जंगल में बना रखी थी। वहीं पे वो रहते थे, खिलाते-पिलाते सारा काम करते थे। पानी भी मिलता था, घी-चावल भी आदि सारा व्यवस्था था वहाँ पे और वो करते थे। तो वो बोलते हैं कि देखो माड़वक, तुम एक काम करो, तुम ना इस अशात मंत्र को अगर वाक़ई में जानना चाहते हो, तो तुम मेरे माताजी की सेवा करो। तुम इनको नहलाओ, धुलाओ, खिलाओ और पिलाओ और उसके बाद से डेली इनकी तारीफ़ करो। हमारी माताजी जो हैं, बड़े बूढ़ी हैं तो क्या हुआ? तुम उनकी खूब तारीफ़ करो। तारीफ़ कैसे करोगे? तो तुमको मैं कुछ टिप्स बताता हूँ। तुमको क्या करना है कि तुमको बताना है माताजी को कि माताजी, अभी आप इस उम्र में भी ऐसी दिख रही हैं
तो आप जवान होंगी तो कहर ढाती होंगी। आप तो गज़ब मतलब स्मार्ट होंगी। मतलब उस समय की जो शब्दावली थी, वो उस तरह से तुम्हें तारीफ़ करनी है। तो अब ये सोचता है शिष्य जो है असमंजस में पड़ जाता है कि गुरुजी हमको क्या बता रहे हैं। फिर सोचता है कि गुरुजी तो हमको पढ़ा के भेज ही दिए थे, माता ही जी ने स्पेशल ज्ञान लेने के लिए भेजी हैं। तो स्पेशल ज्ञान लेने के लिए भेजी हैं, गुरुजी कुछ हमको टिप्स दे रहे हैं, तो चलो मान लेते हैं। अब इसमें ना-नुकुर करूँगा तो फिर कहीं नहीं सिखाएँगे, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि गुरुजी को सिखाना होता तो पहले ही सिखा के भेजे होती, तब माता दोबारा हमको भेजी हैं, ये सीखने के लिए। तो अब वो अ फिर कहते हैं कि एक काम करना, जब तुम इस तरह की तारीफ़ करना ना, डेली तारीफ़ करना, जितना तुमको हो सके उतना तारीफ़ करना। हाथ-पैर, सिर, पीठ सब दबाना, मालिश करना, जो भी करना और उनका खूब तारीफ़ करना और वो जो भी रिप्लाई करेंगी, तुम बिना किसी शर्म के, लाज के, वो सारी बातें आके हमको बताओगे। तो शिष्य कहा कि अच्छा, क्या इससे मुझे अशात मंत्र मिल जाएगा? कह रहे हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ। तो उस शिष्य ने कहा कि चलो गुरुजी का ये भी टास्क पूरा कर देते हैं। अब वो जाता है और उनकी माताजी को खूब सेवा-सत्कार करता है। हाथ-पैर नहलाता है, धुलाता है, खिलाता है, पिलाता है, सर का मालिश करता है, हाथ का मालिश और इस सब के बीच के दौरान में वो तारीफ़ भी करते रहता है कि आप तो इस समय इतनी मतलब अच्छी दिख रही हैं इस उम्र में, पहले तो आप बहुत जवान होंगी, बहुत स्मार्ट होंगी, बहुत खूबसूरत होंगी। तो इस तरह की तारीफ़ें करता है तो और डेली तारीफ़ें करता है, तो वो जो 120 साल बूढ़ी जो माताजी रहती हैं, उनका क्या उनके माइंड में आता है कि ये जो लड़का है, ये कहीं मेरे प्रति आसक्त तो नहीं हो गया है? ये कहीं मेरे बारे में सोच तो नहीं रहा है? और इस तरह से तारीफ़ कर रहा है, उनको क्या पता है कि भाई ये गुरुजी इस तरह से सिखा के भेजे हैं। तो और वो खूब सेवा-सत्कार कर रहा है, डेली तारीफ़ कर रहा है। अब ये जो बूढ़ी थी, उनके माइंड में धीरे-धीरे इस तरह के विचार आने लगते हैं कि ये बोलता है पक्का ये मुझ में इंटरेस्ट रख रहा है, तभी इस तरह से ये कुछ बोल रहा है। तो अब वो कहती है एक दिन तो पूछूँगा इससे मैं, पूछूँगी इससे मैं। तो एक दिन जो है उससे पूछ ही लेती हैं। कहती हैं कि "माड़वक, तुम सही-सही बताओ, तुम क्या मेरे साथ रमण करना चाहते हो?" तो अब ये जो है ये शक पका जाता है शिष्य। ये तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि इस तरह की कुछ बातें हैं। तो कहता है कि देखिए मैं लेकिन उसका गुरु बोला था कि तुम्हें कोई भी नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं देना है। कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है। जो बोले पॉजिटिव जो भी बात होगी वो आके स कंप्लीटली मुझे बताना है। क्योंकि उस समय कैमरा सिस्टम तो है नहीं कि मैं कैमरा लगा के देख रहा हूँ क्या बातचीत चल रही है। लेकिन तुमको जो है आके पूरा का पूरा फीडबैक मुझे देना है। तो वो पूछती है तो बोलता है वो कि आर्य मैं रमण करने का इच्छा तो करूँ, लेकिन आचार्य का भय है। मुझे जो गुरुजी हैं उनका डर है कि मैं ऐसा कुछ करूँ, ऐसा मैं सोचूँ इसके लिए मुझे गुरुजी का डर है। तो वो जो महिला है वो सोचती है कि अब मेरी इस उम्र में, इतनी उम्र में कोई मेरा नहीं है। यही एकमात्र है जो मेरा सेवा कर रहा है, सत्कार कर रहा है। तो इसके लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ और इसके लिए तो मैं किसी की जान भी ले सकती हूँ। तो कहती है कि तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। हुँ? अगर तुझे मेरा बेटा रोक रहा है तो तू उसको भी मार दे। यहाँ देखिएगा इस कहानी में ट्विस्ट क्या है, ये अतीत कथा है। इस अतीत कथा में क्या दिखाया जा रहा है कि एक बूढ़ी जो माँ है, उसका परीक्षा उसको दिखाया जा रहा है बच्चे को कि एक फीमेल जो है अगर वो उसके
कंडीशन दिखाई जा रही है, हर महिला ऐसी नहीं होती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरू में केसेस दिखाए थे कि कुछ केसेस ऐसे सामने आए हैं, तो कुछ केसेस दिखाए जा रहे हैं कि महिला किसी-किसी कंडीशंस में अगर उससे कोई प्यार-मोहब्बत कर रहा है या उसको ऐसा आभास हो रहा है, तो वो किसी कंडीशंस में जा सकती है। इसके भी कुछ चांसेस है, कुछ केसेस, हमेशा नहीं। तो यहाँ पे वो कहती है कि तू मेरे बेटे को ही मार दे, अगर वो बीच में आ रहा है। अब ये जो सीखने गए थे बोधिसत्व ये क्या सोचते हैं कि अ, मेरे आचार्य इतने गुणवान हैं, इतने मतलब हाइली एजुकेटेड हैं, इनसे मैंने इतना ज्ञान सीखा है, इतना ज्ञानी कोई इस समय नहीं है, इतना मैंने इनसे शिल्प सीखा है और मैं अपनी काम शक्ति के कारण जो आसक्ति है इसके कारण क्या मैं उनकी हत्या कर दूँगा? मन में सोच रहे हैं बोधिसत्व कि क्या इसके कारण मैं उनकी हत्या कर दूँगा? तो वो क्या करते हैं कि हाँ, वो अब वो संकुचाते हैं। तो इसकी जो बूढ़ी माँ है, मतलब बूढ़ी माँ क्या वो जो जो गुरु की जो बूढ़ी माँ थी, अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आपने मनुस्मृति में एक चीज़ और देखी होगी कि उसमें बार-बार लिखा हुआ है कि जो गुरु माता के साथ रमण करता है, महापातक कहलाता है। मैं आपको बता दूँ कि ब्रह्मनिज़्म की कोई भी किताब बुद्धिस्ट की ही कहानियों को देखकर लिखी गई है। भई इनका एक भी एग्ज़ाम्पल दिखा दीजिए जहाँ पे ये इनका कोई सबूत मिला हो, इनके कहीं पे कोई एविडेंस मिला हो जहाँ पे इस तरह की कोई घटनाएँ आई हुई हों। नहीं मिलता, सब काल्पनिक। तो ये बातें कहाँ से लिख रहे थे? तो ये सारी बातें जो लिख रहे थे, वो सब बुद्धिस्ट कहानियों को आधार बना के लिख रहे थे। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जो बात आ जाती है, जब ये सोचती है महिला कि यही है जो मेरा सब चीज़ कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है, तो बोलती है कि अगर तुमको कोई संकोच हो रहा है, तो मैं मार डालूँगी। क्या कहती है? मैं मार डालूँगी। तो अब ये जब ये बात कहती है कि मैं मार डालूँगी, तो वो वहाँ से बात चुपचाप सुन लेता है और ये बोधिसत्व वहाँ से चला जाता है। जाकर ये गुरु से अपने बताता है, इस बात को बताता है कि गुरुजी देखें, ये बातें हुई हैं और वो तो आपकी माताजी आपकी हत्या करने तक को भी तैयार हैं। वो तो पहले हमसे कह रही थी कि अगर वो रेडी है तो तुम हत नहीं अगर वो बाधा बन रहा है तो तुम हत्या कर दो और अगर नहीं कर पा रहे हो तो मैं हत्या कर दूँगी। तो अब उसके जो गुरु थे, वो तो प्रकांड विद्वान थे, शिल्पों के ज्ञाता थे, वो ये बात को समझ लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि मेरी माता जो है, उनका अब आखिरी स्टेज चल रहा है, अब वो ज़्यादा समय तक जी नहीं पाएँगी। तो वो क्या कहते हैं कि एक काम करो तुमको आसत मंत्र जो है ना, और अच्छे से दिखा देता हूँ। तुम एक काम करो, मेरा एक पुतला बनाओ, एक लकड़ी का पुतला बनाओ मेरा और वो लकड़ी का पुतला बनवाते हैं। फिर लकड़ी का पूरा उनका जो गुरु है उसी तरह का पुतला बना के और बेड बनाई जाती है। बेड पर उनके पुतले को रखा जाता है। फिर कपड़े से ढक दिया जाता है और ये जो बोधिसत्व हैं ये जाते हैं, उस माता जो है उसके पास जाते हैं, कहते हैं कि मुझसे तो गुरु हत्या नहीं हो पाएगी। तो कहती है मैं करूँगी, ला कुल्हाड़ी ला। अब ये कुल्हाड़ी ले लेती है और कुल्हाड़ी लेकर जा रही है अपने बेटे की हत्या करने के लिए। जाती है, फिर देखती है कि ये उसी तरह से पूरा शेप दिखता है क्योंकि पुतला था, पुतले के ऊपर कपड़ा बिछाया गया था। तो वो ये बाधा बन रहा है बीच में जो लड़का हमारे लिए सारा चीज़ कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है, वही एकमात्र है और कोई तो मुझे पूछता तक नहीं है, कोई जानता तक नहीं है, पूरी ज़िंदगी में। तो ये बेचारा जिस जो खुश सुख चाहता है मुझ में, तो वो सुख तो मैं दूँगी और इसमें बाधा बन रहा है ये, मेरा बेटा ही है तो क्या नहीं हुआ। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि
आज भारत में ऐसी कई सारी घटनाएँ सामने आई हैं दोस्तों, ये जातक कथा ऐसे नहीं बनाई गई है, जिसमें कई सारी महिलाओं ने अपने बच्चियों को काट डाला, बच्चे को काट डाला, कोई जीव काट दे रही है, कोई बलि चढ़ा दे रही है, पता नहीं बच्चे किस में बाधा बन रहे थे। तो ऐसे केसेस सारे महिलाओं के लिए नहीं हैं, पर कुछ केसेस हैं जिन केसेस को ये कथा हैंडल करती है। अब क्या होता है कि ये पहुँच जाती है कुल्हाड़ी लेकर मारने के लिए और जो गर्दन होता है वहाँ पे टिकाती है और गर्दन टिका कर वहाँ पे जोर से प्रहार करती है, जितना दम था उतना जोर से प्रहार करती है। प्रहार करती है तो वहाँ पे आवाज़ फट जाता है क्योंकि वो तो लकड़ी का था और लकड़ी का होने के कारण से वो कट नहीं पाता है और कट नहीं पाता है तो इनको चोट सा भी लगता है और जब ये हटा के देखती है, समझ जाती है कि ये तो लकड़ी था, समझ जाती है मेरे साथ तो धोखा हुआ है और धोखा हुआ है तो अब इसके माइंड में महिला के माइंड में क्या चल रहा है कि देखो हम अपने बेटे को मारने चले आए थे और मेरे साथ ही सब धोखा हो गया, अब क्या होगा? वो हदास जो कहते हैं ना इंटरनली उसका मर जाती है वहीं पे गिर के और मर जाती है वहीं पे। इस घटना को देख के कि नहीं-नहीं ये तो धोखा हुआ, मर ही जाती है वहाँ पे। तो जब मर जाती है अब ये सारा घटनाक्रम जो है, वो बोधिसत्व जो लड़का है, वो देख रहा है और जब ये सारी घटनाओं को देख रहा है, तो आप ये देखें कि अब उसके माइंड में में आ जाता है कि एक महिला के लिए अगर डेडिकेट होके कोई कोई भी काम करे, तो वो महिला अपने से जुड़े हुए लोगों को भी मारने को तैयार हो गई, मेरी खुशी के लिए। मतलब उस महिला को तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उसको कितना क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। लेकिन उसको क्या लग रहा है कि ये लड़का हमसे कुछ इच्छा रखता है और ये हमारी इतनी सत्कार कर रहा है, इसको मैं खुश करूँगी। और उसके लिए वो अपने बच्चे को भी मारने को तैयार हो जा रही है। तो यहाँ से इसके माइंड में वो हट जाता है कि ये तो अनित्यता, वैराग आ जाता है कि दुनिया जो है कहीं से भी यही शायद मेरी माँ मुझे बताना चाह रही थी कि तुम वैराग्य धारण करो, प्रवजित हो जाओ और गृहस्थ में ना लौटो। तो इसको ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं। कुल मिला के यहाँ पे हमें एक बात समझना चाहिए दोस्तों कि ये मैं स्टेटमेंट भी दिखा देता हूँ, इसके बाद से ये क्या कहता है लड़का, माता मैंने प्रत्यक्षतः स्त्रियों का वो घर लौट के आता है और अपनी माता के पास जाके बताता है कि स्त्रियों के दोष देख लिए, मुझे अब गृहस्थी बनने से काम नहीं, मैं प्रवजित होऊँगा। माड़वक ने अपने अभिप्राय को प्रकाशित करते हुए गाथा कही। लोक में स्त्रियाँ असाध्वी होती हैं, उनका कोई समय नहीं होता। जैसे दीपक की शिखा सबको जला देने वाली होती है, वैसे ही वह रागानुरक्त तथा प्रगल्भ होती है। मैं उन्हें छोड़ अपनी शांति विवेक की वृद्धि करता हुआ प्रवचित होऊँगा। तो ये कहानी एक नज़र में आपको बायस्ड लगती है कि देखो महिला को कितना गलत ढंग से दिखाया जा रहा है। पर वहीं पे आप पूरे सिनेरियो को जब आप देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि जिस तरह से समाज में करोड़ों अरबों लोग रहते हैं और हर व्यक्ति का अलग-अलग केस है, तो कहीं न कहीं कुछ महिलाओं के साथ ही सही, इस तरह का अगर केसेस है, उस केसेस को ये जातक कथा हैंडल करती है। तो अब इसी को पूरा मिलाकर बताया जाता है कि उस समय का तथागत बुद्ध जो हैं, ये पूरी कहानियों को बुद्ध के नाम से ही स्टार्ट की जाती है, तो वही लास्ट में यही बता दिया जाता है इन कहानियों को बता के कि उस समय का जो भिक्षु था मैं बता देता हूँ। हुँ, हुँ। उस समय की माता कापिलिनी, अब की कापिलानी थी। पिता महाकश्यप थे और शिष्य आनंद था, आचार्य तो मैं था। इस प्रकार से इस कहानी को खत्म किया जाता है। तो दोस्तों आपको ये जातक कथा कैसा लगा? आपने इससे क्या सीखा? आप इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और जिस तरह से इसको महिला विरोध के सुर में इस कहानी को पेश किया जाता है,
मैं आपसे भी फीडबैक जानना चाहूँगा कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ऐसा है? और आप जिसका भी बेहतर फीडबैक होगा उसको पिन कर दिया जाएगा। तो इसके साथ ही आज की ये जातक कथा खत्म होती है और अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है, क्या मुझे अलाउ करना चाहिए या फिर क्लोज़ करें? और फिर हम लोग कल तो मिल ही सकते हैं, कल तो डिबेट है ही। किसी को भी अपनी अच्छा ये एक और बात बता दूँ कि जितने भी कैंडिडेट्स थे जिन्होंने मेगा इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, उन सभी लोगों को भेजा जा चुका है और सम्राट अशोक से लेकर बाद के जो तीनों मेगा इवेंट थे, उन सब में भेजा जा चुका है, गिव अवे भेजा जा चुका है और जिनको-जिनको भी मिल रहा है, आप लोग ज़रूर फीडबैक दीजिए। आप लोग अगर आप इंस्टा पे हैं, ट्विटर एक्स पे हैं या फेसबुक एफबी पे हैं, जो बुक्स मिल रही है फ़ोटो खींचिए, डालिए, बताइए कहाँ से मिला, कैसे मिला। 2 शब्द ज़रूर लिखिए, अगर उसको पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं, वो भी ज़रूर लिखिए। ये आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही काम की चीज़ है। तो आप ज़रूर कीजिएगा जिनको भी गिव अवे मिल रहा है। साथ ही 3 टैबलेट्स जो बताया गया था वो भी प्रेषित कर दिया गया है। वो भी 1 हफ्ते के अंदर मिलने के चांस हैं। जो 3 कैंडिडेट्स हैं जिनको 3 टैबलेट्स की घोषणा हुई थी, उनको भी वो टैबलेट्स मिल जाएँगे। तो अपने दिए कॉन्टैक्ट पर नज़र बनाए रखें और इसके साथ ही मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि फिर कल स्ट्रीम तो होनी ही है डिबेट के लिए आरडब्ल्यू पे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का अंतिम तक बने रहने के लिए। धन्यवाद।